नीट की तैयारी करने वाले समस्त स्टूडेंट्स को एचआर सर का नमस्कार। हम लोग रीड कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी एक सरलतम भाषा में पढ़ाने का मेरा प्रयास है। आज का जो टॉपिक है मेरा वह है, आप लोग पढ़ेंगे एक कृत्रिम पुनर्योगज डीएनए का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ए आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये ध्यान रखना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यह चीज रीड करेंगे। तो पहली बात तो आप ध्यान से समझना, गंभीरता से देखना और पूरी क्लास देखना। पहली बात तो यह है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता क्या है कि वह डीएनए जिसमें कोई बाहरी जीन उपस्थित हो, बाहरी जीन उपस्थित हो या जिसमें बाहरी जीन को जोड़ दिया गया हो, वह क्या कहलाता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। यानी कि जो डीएनए की मूल आनुवंशिक संरचना है, जो मूल संरचना थी, उसमें किसी ना किसी प्रकार का हेर फेर किया गया हो, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा कोई फेर बदल किया गया हो, तो वह रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। सामान्य सी बात है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि प्रथम रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किस प्रकार से किया गया है। तो पहली लाइन शुरू होती है अपनी। अब पहली लाइन क्या है कि प्रथम कृत्रिम रिकॉम्बिनेंट डीएनए का जो निर्माण किया गया वह एक जीवाणु में किया गया। किसमें किया गया? जीवाणु में। नाम क्या था? साल्मोनेला टाइफ्यूरियम। किसमें किया गया भाई? साल्मोनेला टाइफ्यूरियम में किया गया। ये ध्यान रखना कि कैसे कि साल्मोनेला जो टाइफ्यूरियम था उसके प्लाज्मिड में, उसका जो प्लाज्मिड था, दूसरा शब्द आ रहा आपके काम का प्लाज्मिड, उसके प्लाज्मिड में क्या जोड़ दिया गया? तीसरी बात आप ध्यान में रखेंगे, क्या जोड़ दिया गया? प्रतिजैविक प्रतिरोधी कूटलेखन जीन। क्या जोड़ दिया गया? प्रतिजैविक प्रतिरोधी कूटलेखन जीन। आप इसको ध्यान में रखें, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक, ठीक है, प्रतिरोधी रेस्ट्रिक्शन और कूटलेखन जीन, एंटीबायोटिक रेस्ट्रिक्शन रेसिस्टेंट, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन जोड़ दिया गया। किसमें? प्लाज्मिड में। तो आप लोगों को प्लाज्मिड तो समझ में आ रहा होगा। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन क्या होता है कि जो एंटीबायोटिक्स हैं उसका रेसिस्टेंस करे, उसका प्रतिरोध करने वाले जीन, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन का किसमें जोड़ दिया गया? प्लाज्मिड में जोड़ दिया गया। तो इससे क्या हुआ भाई? रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त हुआ। क्या हुआ? प्लाज्मिड क्या होते हैं? जो भी जीवाणु जो होता है उसमें मुख्य डीएनए के अलावा, यहां मैं समझा रहा हूं, यह तो इसका मुख्य डीएनए है, केंद्रक में पाया जाता है। इसके अलावा एक और वर्ताकार डीएनए होता है, एक और वर्ताकार डीएनए उसके कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इसको वर्ताकार डीएनए को अपन क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। और इस प्लाज्मिड में क्या जोड़ा गया? यह प्लाज्मिड वेक्टर के रूप में भी काम करता है बायोटेक्नोलॉजी में। वेक्टर, वेक्टर का मतलब होता है वाहक। जैसे मलेरिया रोग का वाहक कौन है? मच्छर। क्यों? क्योंकि वह प्लाज्मोडियम को अपनी लार में समाये हुए दूसरे एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में ले जाता है, वाहक होता है ना। इसी प्रकार प्लाज्मिड भी वाहक है। मतलब इसको एक जीव का डीएनए इसमें प्रवेश करवा दें तो यह उस डीएनए को दूसरे जीव में ले जाएगा। किसकी सहायता से ले जाएगा और कैसे ले जाएगा ये तो आगे बात करेंगे। इस प्रकार यह मच्छरों के समान, मक्खियों के समान किसका काम करता है? वाहक का काम भी करता है। तो साल्मोनेला टाइफ्यूरियम जो होता है उसके प्लाज्मिड में क्या जोड़ दिया गया भाई? प्लस ये जीन जोड़ा और क्या बना? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएगा। ये बात आप पहले ध्यान में रखेंगे। तो आप देखेंगे क्या प्रश्न बन रहे हैं इसमें से आपके काम के नीट के। पहला कि प्रथम रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किसमें किया गया? तो आप बताएंगे साल्मोनेला टाइफ्यूरियम में। किसमें किया गया? प्रथम रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण, फॉर्मेशन किसमें किया गया? साल्मोनेला टाइफ्यूरियम में। कैसे? किसके कौन सा जीन जोड़ा गया प्रथम रिकॉम्बिनेंट डीएनए में? कौन सा जीन? प्रतिजैविक प्रतिरोधी कूटलेखन जीन। कौन सा जीन जोड़ा गया? प्रतिजैविक प्रतिरोधी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट कूटलेखन जीन। यह किसमें जोड़ा गया? इसके प्लाज्मिड में जोड़ा गया, प्लाज्मिड में जोड़ा गया। अब क्या सीक्वेंस है, कैसे जोड़ा गया, अपन इसकी चर्चा करते हैं एक सिंपल भाषा में। सिंपल भाषा में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं 3-4 स्टेप बताऊंगा और सेपरेशन से बताऊंगा। नंबर पहली बात क्या है
कि दो साइंटिस्ट थे जो आपने अभी पिछली क्लास में पढ़े, उन साइंटिस्ट का नाम क्या है भाई? हर्बर्ट बोयर व स्टैनले कोहेन। किसने काम किया? ये हर्बर्ट बोयर एंड स्टैनले कोहेन। कौन सा एक्सपेरिमेंट करते हैं? 1972 में एक प्रयोग करते हैं या रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे? देखिए, किसी इनके स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं कि सर्वप्रथम तो क्या हुआ कि इसने एक प्लाज्मिड से, ये ध्यान रखना, प्लाज्मिड हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही है। पहली बात में इसने ये किया, प्लाज्मिड से उस जीन को पृथक किया जो जीन अपने को उनको आवश्यक था। जीन का क्या नाम था? प्रतिजैविक प्रतिरोधी अनुलेखन जीन। आप अनुलेखन नहीं लिख करके भी जीन, प्रतिजैविक प्रतिरोधी अनुलेखन या कूटलेखन जीन। ठीक है, कूटलेखन जीन, प्रतिजैविक प्रतिरोधी कूटलेखन जीन का पृथक्करण किया गया। कैसे याद करेंगे कि जैसे मान लो कि कोई प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड है, ये डीएनए है, प्लाज्मिड है, और इसमें से अपने को ये सीक्वेंस चाहिए, यह जीन चाहिए। ये जीन जो है वह क्या है? ये जीन है प्रतिजैविक प्रतिरोधी कूटलेखन जीन है ये। तो इस जीन को सर्वप्रथम पृथक करना पड़ेगा, और इसको पृथक करने के लिए यहां से इसको काटना पड़ेगा, इन दोनों से काटना पड़ेगा। तो इसको पृथक कर लिया और यहां पर अपने को इस प्रकार का जीन एक प्राप्त हो गया। यह कौन सा जीन प्राप्त हो गया? प्रतिजैविक प्रतिरोधी अनुलेखन जीन। तो प्रथम स्टेप में इस प्लाज्मिड से क्या पृथक कर लिया? ये जीन पृथक कर लिया। कौन सा जीन? ये जीन क्या नाम है? प्रतिजैविक प्रतिरोधक अनुलेखन जीन पृथक कर लिया है। आ गई बात समझ में? अब किसके द्वारा पृथक किया ये अपन बात करेंगे। उसमें कौन सा काटेंगे, तो काटने वाला एंजाइम कौन सा है, किसकी सहायता से? तो एक पर्सन और आ गए यहां पर कि प्लाज्मिड को काटने वाला या डीएनए, प्लाज्मिड भी किसका है? डीएनए है। ये वर्ताकार डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है। अपन ये कहेंगे सर्कुलर डीएनए। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल के अलावा डीएनए है साइटोप्लाज्म में। ये साइटोप्लाज्मिक डीएनए भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये इस प्लाज्मिड से कौन सा जीन पृथक कर लिया? प्रतिजैविक, यहां लिख दिया प्रतिजैविक प्रतिरोधी कूटलेखन जीन। यह जीन अपन ने पृथक कर लिया, और इसको पृथक करने के लिए जो कैंची, काटने के लिए जो कैंची काम में ली, वह है कौन से हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइमों की सहायता से। किसकी सहायता से? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के बारे में आप लोग रीड कर चुके हैं। इनकी सहायता से इन्होंने क्या कर लिया भाई? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइमों की सहायता से इसे प्रतिबंधित प्रतिजैविक प्रतिरोधी अनुलेखन जीन अपन ने पृथक कर लिया है। ठीक, अब नेक्स्ट बात और देखिए। नेक्स्ट बात में क्या है कि इसको पृथक करने के बाद इसको फिर से किसी दूसरे वाहक के द्वारा, दूसरे वाहक के रूप में जनरली प्लाज्मिड ही काम में लिया जाएगा। तो दूसरा स्टेप में क्या है? इस जीन को पुनः किसी प्लाज्मिड से जोड़ा गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या बताएंगे? यहां दोनों में अब की बार पूरा बता देंगे आप लोगों को कि दूसरा स्टेप क्या है। किसी प्लाज्मिड, किसी वाहक या प्लाज्मिड, अन्य कोई प्लाज्मिड है, किसी प्लाज्मिड में इन या इस कौन सा, इस जीन को जोड़ा गया। इस जीन को पहले तो काट लिया, फिर इस जीन को किसी प्लाज्मिड में को जोड़ा गया, उन्हें जोड़ दिया गया।
आप ध्यान में रखेंगे किसी कोई दूसरा प्लाज्मिड अपन ने लिया है, ठीक है, इस प्लाज्मिड दूसरा सर्कुलर डीएनए जो है इसको भी काटना पड़ेगा जोड़ने से पहले। इसमें कौन सा वह जो आपने डीएनए लिया था वो मान लो यहां पर अपन ने इस प्लाज्मिड में वापस जोड़ दिया गया है। कहां से? ये इसको आप इस प्रकार से रीड करेंगे। पहले तो ये प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड दिख ही रहा आपको, ये प्लाज्मिड प्लस यह है अपने जीन, मैंने आपको बताया था। दूसरे स्टेप में ये कंडीशन होती है कि ये जो जीन था, कौन सा जीन? प्रतिजैविक, प्रति से प्रतिजैविक और प्रति से प्रतिरोधक और कूट से कूटलेखन और जीन से जीन। प्रतिजैविक प्रतिरोधक कूटलेखन जीन को इस प्लाज्मिड में किसी दूसरे प्लाज्मिड में वापस जोड़ेंगे। कौन से प्लाज्मिड में जोड़ेंगे? वैसे साल्मोनेला टाइफ्यूरियम के प्लाज्मिड में इसको जोड़ देंगे, जीवाणु है ना उसमें, तो इसके प्लाज्मिड में जोड़ेंगे। तो ये भी क्या है? प्लाज्मिड है, या अपन ये कहेंगे कि डीएनए है, ये भी डीएनए है। कौन सा डीएनए? आनुवंशिक जो डीएनए है, गुणसूत्रों के अलावा जो डीएनए है वह है सर्कुलर डीएनए, यह है इसमें पाया जाता है, इसको प्लाज्मिड कहते हैं। इसमें इसको जोड़ा तो क्या स्ट्रक्चर बन गया? इस प्रकार इसको अपन ने जोड़ दिया। कैसे जोड़ा? पर यह ध्यान रखो, पहली बार तो अपन ने उस जीन को पृथक किया, फिर वापस इसको प्लाज्मिड में जोड़ दिया गया। किस में जोड़ दिया गया? प्लाज्मिड में जोड़ दिया गया। आ गई बात समझ में? और प्लाज्मिड में जोड़ने के लिए एक एंजाइम काम में लिया गया जिसको कहते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम। कौन से एंजाइम को जोड़ा गया? डीएनए लाइगेज एंजाइम को। यह क्या करता है? इस प्लाज्मिड को इस डीएनए के जो पार्ट हैं किनारों से इसको जोड़ देता है, बिल्कुल सीमेंट लगाकर जोड़ देता है। इसको काटेंगे पहले, काटने के बाद इसको जोड़ेंगे। काटने के लिए कौन सा एंजाइम काम में लेते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फिर काम में लेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे। कौन से डीएनए को किसको जोड़ेंगे? इसमें प्रतिबंधित प्रतिरक्षी कूटलेखन जीन को दूसरे स्टेप में जोड़ा गया। पहला काम किया गया प्लाज्मिड से प्रतिबंधित प्रतिरक्षी प्रतिबंधित प्रतिजैविक प्रतिरक्षी कूटलेखन जीन को उस प्लाज्मिड से पृथक किया गया, फिर किसी अन्य प्लाज्मिड या इसको क्या कहेंगे? वाहक कहेंगे, इसमें जोड़ा गया। कौन से एंजाइम की सहायता से? डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से। कौन से एंजाइम की सहायता से? डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से प्लाज्मिड और प्रतिजैविक प्रतिरोधी कूटलेखन जीन को आपस में जोड़ दिया गया। यह सारा काम इन विट्रो हो रहा है। इन विट्रो का मतलब होता है पात्र में, और देसी भाषा में अपन ये कहेंगे पात्र में का मतलब होता है किसी उपकरण में, और उपकरण का मतलब होता है प्रयोगशाला में। मतलब किसी का प्लाज्मिड अपन ने निकाल रखा है, किसी अन्य वाहक निकल ले रखा है, और उन दोनों को, वाहक को और उस प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को अपन जोड़ रहे हैं। कहां पर जोड़ रहे हैं? प्रयोगशाला में जोड़ रहे हैं। मनुष्य जोड़ रहा है इसको अपने एंजाइम्स के द्वारा। उस एंजाइम का क्या नाम है? डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, और जोड़ने के बाद इसका एक और नाम कहलाता है, क्या? यह क्या कहलाता है? रिकॉम्बिनेट डीएनए कहलाता है। देखो क्या कहलाता है? रिकॉम्बिनेट डीएनए बन गया। कौन सा डीएनए बन गया? रिकॉम्बिनेट डीएनए। प्लाज्मिड वाहक बन गया है। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को प्लाज्मिड के साथ डीएनए लाइगेज एंजाइम द्वारा जोड़ने का कार्य किसमें कर रहे हैं? अपन लैब में कर रहे हैं, इन विट्रो कर रहे हैं, किसी उपकरण में कर रहे हैं। दूसरा चरण अपन किसी उपकरण में कर रहे हैं जोड़ने का काम वाला, और इन विट्रो ही माने कि उस उपकरण में ही, प्रयोगशाला में ही स्वतः ये प्लाज्मिड जो है वो सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है। खास बात है, प्लाज्मिड में सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सेल्फ रेप्लिकेशन। जैसे जेनेटिक मटेरियल के समान यह भी सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है, ठीक है। तो स्वतः प्रतिकृति करने वाले डीएनए खंड अपने को प्राप्त होता है। स्वतः सेल्फ रेप्लिकेशन करने वाला डीएनए अपने को प्राप्त होता है, जिसको क्या कहते हैं? पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। कौन सा कहेंगे? पुनर्योगज। हिंदी मीडियम वाले समझ लेना, पुनर्योगज डीएनए अपने को प्राप्त हो जाता है, या रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपने को प्राप्त हो जाता है। दूसरे स्टेप में प्राप्त हो गया। अब तीसरे स्टेप में क्या करेंगे?
अपन इससे इनको किस में प्रवेश करवाएंगे? परपोषी कोशिका में प्रवेश करवाएंगे। परपोषी कोशिका में अगर इसमें किसी परपोषी कोशिका के लिए विशेष के तौर पर अपन कौन सा जीव काम में लेते हैं? ई कोलाई ही मुख्यतः काम में लेते हैं। इशरिकिया कोलाई या इशरिशिया कोलाई नामक जो जीवाणु है वह काम में लेते हैं। तो थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा? थर्ड स्टेप में क्या होगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। थर्ड स्टेप में लिख रहा हूं रिकॉम्बिनेंट डीएनए का परपोषी कोशिका में प्रवेश या परपोषी में प्रवेश। परपोषी कोशिका, परपोषी जीव और मुख्यतः क्या? ई कोलाई परपोषी जीव में प्रवेश करवाता है। तीसरे स्टेप में क्या करते हैं? रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए आपने प्राप्त किया है इसको परपोषी जीव में प्रवेश करवाते हैं और परपोषी जीव के रूप में अपन जनरली प्रोकैरियोटिक कोशिका ही लेते हैं। जनरली कौन सी कोशिका लेते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स ही अपन काम में लेते हैं और इसलिए काम में लेते हैं कि इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुख्यतः पाए जाते हैं या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें पाए जाते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या फायदा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फायदा यह है कि इसमें मैंने आपको बताया था कि अलैंगिक जनन में जेनेटिक जो स्ट्रक्चर जो है वह सेफ रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना? यानी कि उनका जीनोटाइप कभी नहीं बदलता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसलिए अपन इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बनाया इसका जो जीनोटाइप नहीं बदले, इसलिए इसको किसमें अपन प्रवेश करवाते हैं? परपोषी जीव। और परपोषी जीव में क्या? इशरिकिया कोलाई नामक जीवाणु में यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में या फिर उन कोश सेल्स में जिनमें जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है और उन सेल्स में जिनमें जनरली रिकॉम्बिनेंट डीएनए का जीनोटाइप चेंज नहीं हो। और दूसरी बात, जीनोटाइप चेंज नहीं होगा तो एक ही प्रकार की प्रोजेनी में क्या प्राप्त होंगी? इसकी रेप्लिकेशन की एक ही प्रकार की प्रतिकृतियां प्राप्त होंगी। ठीक है? तो तीसरी स्टेप क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्योगज डीएनए का परपोषी जीव में प्रवेश करवाना। फिर नेक्स्ट चौथी, अब ये आरडीएनए जो होता है वह ई कोलाई में प्रवेश करता है। ई कोलाई में प्रवेश करने के बाद ई कोलाई का जो एंजाइम है, ई कोलाई में प्रवेश के बाद ई कोलाई में प्रवेश के बाद यह क्या करेगा? ई कोलाई में प्रवेश के बाद यह जो ई कोलाई का जो डीएनए है वो एंजाइम है कौन सा? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। रुको एक मिनट। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है इसका उपयोग करेगा और आपको पता है कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के उपयोग के द्वारा ये जो आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसको अपन ने ई कोलाई में प्रवेश करवाया था वह डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसका? ई कोलाई का। ये ध्यान रखना, ई कोलाई का डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का इस्तेमाल करेगा कौन? ये प्लाज्मिड। कौन सा प्लाज्मिड? जो अपन ने इसमें ई कोलाई में अपन ने अपना प्लाज्मिड प्रवेश करवा दिया है यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रवेश करवा दिया है। यह इसके यहां इसका यह है और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का इस्तेमाल करेगा और क्या करेगा भाई? अपनी अनेक प्रतिकृतियां बनाता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से अनेक प्रतिकृतियां बना लेता है। और इसके बाद जब ई कोलाई में गुणन होता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, पांचवी कंडीशन में क्या होगा? जब ई कोलाई मल्टीप्लिकेशन करता है, ई कोलाई में गुणन होता है। गुणन यह भी क्या है? रिप्रोडक्शन की एक मेथड है। ई कोलाई में रिप्रोडक्शन का मेथड किसके द्वारा? गुणन के द्वारा, मल्टीप्लिकेशन के द्वारा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। ये अपनी
प्रोजेनी बनाता है, संतति कोशिकाएं बनाता है, इकोलाई जीवाणु जो होता है। अरे इसमें गुणन तो होगा ही, कैसे होगा? देखो ये इकोलाई है, एक इकोलाई जीवाणु है, इसमें गुणन होगा 2 इकोलाई बनेंगे, इनमें गुणन होगा 4 इकोलाई बनेंगे, और ये इससे भी 4 बन जाएंगे, फिर 4 से क्या बन जाएंगे? 8 बन जाएंगे। ये तो होगा ही ना इकोलाई में, ये इस प्रकार से गुणन होगा। गुणन होगा तो क्या होगा भाई? यह जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसका भी क्या हो जाएगा? गुणन हो जाएगा। और इस प्रकार खूब सारी इसकी प्रतिलिपियां या क्लोन इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने को प्राप्त हो जाएंगे। खूब सारे क्लोन जो हैं या इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने प्राप्त हो जाएंगे। कब? जब ई कोलाई जीवाणु गुणन करेगा तो ये मान लो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, उसकी प्रतियां भी साथ साथ बढ़ती जाएंगी, यानी कि इसकी प्रतिकृतियां भी साथ साथ बढ़ती जाएंगी, और खूब सारी प्रतिकृतियां एक ही प्रकार के रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अपने को प्राप्त होंगी, जिसको अपन क्या कहेंगे? जीन क्लोनिंग कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे? जीन क्लोनिंग कहेंगे। क्योंकि क्लोन क्या होता है कि क्लोन उसे कहेंगे कि जिसमें अपने जो पेरेंट्स हैं उनके समान जीनोटाइप हो, ठीक है, उनके समान, बिल्कुल समान जीनोटाइप हो, वही क्लोन कहलाएगा। तो जीन का रिकॉम्बिनेंट डीएनए का क्लोन कब बनेगा? जब ई कोलाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा बहुत सारी प्रोजेनी बनाएगा, तो प्रत्येक प्रोजेनी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए की एक रेप्लिकेट जरूर होगा, उसका एक प्रतिकृति जरूर होगी। इसी मेथड को अपन क्या कहते हैं? जीन क्लोनिंग कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे? जीन क्लोनिंग कहते हैं। इस प्रकार रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन होता है और उसकी बहुत सारी प्रतिकृतियां अपने को प्राप्त होती हैं, जिससे अपन एक ही प्रकार का प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने रीड किया आज। तो महत्वपूर्ण चरण क्या हो गए? सबसे पहले अपन ने क्या किया? वांछित गुण युक्त जीन की पहचान की, फिर उसको पृथक किया, पृथक करने के बाद वाहक में जोड़ा, वाहक में जोड़ने के बाद इसको परपोषी कोशिका में प्रवेश करवाया, परपोषी कोशिका में प्रवेश करने के बाद इसका मल्टीप्लिकेशन करवाया, और मल्टीप्लिकेशन से या गुणन से अपने को क्या प्राप्त हुआ? जीन क्लोनिंग प्राप्त हुई। जीन की भिन्न भिन्न प्रतियां, कई भिन्न भिन्न नहीं, जीन की कई प्रतियां, अनेक प्रतिकृतियां अपने को प्राप्त हुई। तो इस प्रकार आप लोगों को यह बात समझ में आई होगी कि एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। तो हमारी क्लास देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आप लोगों को समझ में आई होंगी। कमेंट्स जरूर करें, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। थैंक यू।